अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस लेक्चर में नहीं कराऊंगा। कुछ बेसिक डिस्कशन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है आपके साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। ठीक है जी बेटा, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे आपके साथ इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करवा दिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको इतना ही बताना था, चलते हैं इसके डिस्कशन की तरफ। तो बेटा आगे कुछ बेसिक डिस्कशन करूं उससे पहले कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, ठीक है जी। चैप्टर 3 का नाम था वेक्टर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टूडेंट, अभी तक हम एक्सरसाइज कितनी कंप्लीट कर चुके हैं? एक्सरसाइज हम कर चुके हैं 3.1, 3.2 एंड 3.3। ये 3 एक्सरसाइजें हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर पॉइंट वाइज से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा चैप्टर नंबर 3 में हमने 3 एक्सरसाइजें कर चुके हैं। ये तीनों एक्सरसाइज जो पेपर पॉइंट व्यू से बोलूँ तो सिर्फ MCQs के लिए हैं। इनसे कोई भी 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्पेशली स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.4, फिर इसके बाद आगे 3.5 एंड 3.6, ये 3 एक्सरसाइज हैं। ये देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इन फ्यूचर, जब इससे आपके पेपर बनना स्टार्ट होंगे। तो बात बताने की जो ये थी वो ये थी, ये डिस्कस करने की वजह जो थी वो ये थी कि बेटा जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी वो सिर्फ इसलिए थी कि आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकें। आगे की एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करने और उसको समझने के लिए प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आना जरूरी थे। तो बात ये थी कि जब आप अपनी प्रैक्टिस करें तो ज्यादा टाइम जो है वो इन एक्सरसाइज के ऊपर दीजिएगा, ना कि इन एक्सरसाइज पे। अक्सर बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, वो कच्ची या इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं होती, उनको करते रहते हैं, फिर थक जाते हैं। तो वो फिर जो मेन एक्सरसाइज आती है तो उनके वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं या करते ही नहीं, बोलता है चाहिए तो आता है, तो वो उल्टा करते हैं। तो भाई आपको ऐसा करना है कि इन एक्सरसाइज को नहीं करना, क्योंकि ये MCQs में आती है, इनको ऊपर ऊपर से देखना है। लेकिन मेन एक्सरसाइज ये है, पहले आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर पॉइंट में से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यहीं से आने के चांसेस हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इनको बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर आगे की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में आपको मसला होगा। सही है, तो बेसिक इंपॉर्टेंट एक चीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो कर दी। अब चलते हैं आगे। स्टूडेंट, अब जो हम चीज आगे करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं, अब हम एक्सरसाइज 3.4 का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब 3.4 के अंदर ऐसा क्या पढ़ना है जो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है जरा देखें। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 पढ़ी। इसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक वेक्टर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, स्पेशली कुछ कंडीशंस थी। ठीक है जी बेटा, वेक्टर से रिलेटेड बेसिक कंडीशन थी, ऐड था, सब्ट्रैक्ट था, और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, MU मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, और उसके अलावा कहा जाए तो प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है ना। इन 3 एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ ये बेसिक चीजें पढ़ी थी वेक्टर से रिलेटेड। अब जो मेन एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, याद रहे मैंने आपको शुरू में जब इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रहा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो मैंने कहा था कि उधर की एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और कैसे कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब जो चीज हम लोगों को आगे पढ़नी है, और स्पेशली एक्सरसाइज 3.4 के अंदर पढ़नी है, वो पढ़नी है कि कैसे दो वेक्टर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब वो पढ़ना है। अब ये बात मैंने आपको बताई थी कि वेक्टर 2 तरीकों से मल्टीप्लाई होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी बेटा, अब मेन समझे, हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है, वो दूसरा वेक्टर है, उनको डॉट प्रोडक्ट इनके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर एक वेक्टर है, वो दूसरे से क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों सिंबल के मतलब प्रोडक्ट या इनका जो, यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, कभी डॉट आ जाए या कभी क्रॉस आ जाए, इन दोनों के फॉर्मूलाज अलग हैं, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अब हम जो आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली एक्सरसाइज 3.4 से आगे जितनी भी
एक्सरसाइज होंगी वहां पे हम लोग अब वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ेंगे और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू योर एग्जाम। तो इनको अब डिटेल में समझना है। तो स्पेशली अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बात आपको पता चल गई कि भाई एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.3 तक हम लोगों ने सिर्फ वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी। अब हम आगे जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, 3.5 और 3.6 के अंदर हम दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उससे रिलेटेड चीजें सीखेंगे। और स्पेशली क्योंकि अब हम लोगों को पढ़नी है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हम लोगों को ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। समझ रहे हैं इस चीज को क्या कि भाई वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो तरीकों से, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन फिलहाल हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने जा रहे हैं। 3.4 के अंदर सिर्फ हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, यानी कि ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कैसे होता है, इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, कुछ बेसिक क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कुछ फार्मूलाज हैं जो डॉट प्रोडक्ट के होते हैं जो कि एक्सरसाइज 3.4 में यूज होंगे। तो वो तमाम चीजें इस बेसिक वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी ताकि जब ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हो तो आपको एक बार दोबारा से रिवीजन हो उन चीजों की और आपको फार्मूलाज पता हो तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी उसके सोल्यूशन के लिए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एक बात समझ आ गई होगी क्या कि एक्सरसाइज 3. आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के थ्रू और क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है जी। लेकिन हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का डिस्कस किया गया है। इसी को डिटेल के अंदर डॉट प्रोडक्ट से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे वो एक्सरसाइज 3.4 में आपके डाल दिए गए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चलेंगे तो 3.5 होगी। तो 3.5 के अंदर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट को डाला गया है, तो फिर डिटेल के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट को बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात अपना माइंड बना लें कि एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट से जितने भी रिलेटेड फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे और वही सोल्यूशन में काम आएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें हो गई कंप्लीट। चलते हैं हम अपने आगे डिस्कशन की तरफ। तो अब तक आपको पता चल गया होगा हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के अंदर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को पढ़ना है और एक्सरसाइज 3.5 जो कि उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के अंदर जो फार्मूलाज यूज होने वाले हैं रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट तो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं बारी बारी, ठीक है जी। तमाम कंडीशन भी यूज करेंगे, जो जो चीजें हमें यूज करनी है ना वो डिस्कस करूंगा ताकि जब हम दोबारा अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करें एक्सरसाइज के सोल्यूशन में तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो चीज है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को सबसे पहले देख लेंगे इस तरीके से, कहीं पे भी ये चीज लिखी हुई आ जाए तो अभी जो फॉर्मूलाज पढ़ने स्टार्ट करेंगे वो आपको देखने हैं, ठीक है जी। ये बात हो गई कि डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ले लेता हूं 2i + 3j एंड -2k। फिर इसके अलावा एक और वेक्टर ले लेता हूं b, इसके अलावा यहाँ पे 3i - 4j एंड 1k, ठीक है जी बेटा। एक एंड बी ये दो वेक्टर ले लें। ड्यूरिंग द सॉल्यूशन जब मैं फॉर्मूलाज करवा रहा हूँ उसकी कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो ये दो एग्जांपल के तौर पे लिए तो इन्हीं वेक्टर को यूज कर लूंगा, ठीक है जी बेटा। तो भाई डॉट प्रोडक्ट का सबसे पहला फार्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जरा देख लें, ठीक है जी। ये क्या है फार्मूला, डॉट प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, वो है ये ए डॉट बी, ठीक है जी। क्वेश्चन में आपको अक्सर आ जाता है कि ए डॉट बी मालूम करके दें, तो भाई ए डॉट बी का सबसे पहला जो फार्मूला है वो है ये वाला, ए डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, ठीक है जी। सबसे पहला फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए, इसको याद कर लें। डॉट प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, ए डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अब इसको समझेंगे कैसे, क्या होता है ये चीज, ये इस तरीके से होती है। मिसाल के तौर पे ये एक वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, सही जी बेटा। अब ये दो वेक्टर के दरमियान में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, सही जी, वो है थीटा। तो भाई ए एंड बी वेक्टर जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सी जी ए डॉट बी वेक्टर ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट का सिर्फ पहला एक फार्मूला पढ़ रहे हैं और इसके अलावा दूसरा सिर्फ दो ही बेसिक फार्मूले हैं डॉट प्रोडक्ट के जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से एक फार्मूला आपने पढ़ लिया, क्या, ए डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा, सही जी। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि मुझे फाइंड करके दें क्या, ए डॉट बी मालूम करके दो, ठीक है। कब, जब एंगल हो 30 डिग्री, सही है।
और ए एंड बी वेक्टर आपको ये दिए गए। तो डॉट प्रोडक्ट मालूम करने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा। तो थीटा आपको यहाँ पे पता है, ए एंड बी वेक्टर भी पता है, उनका मैग्नीट्यूड इजीली निकाल लेंगे, उनको पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, आपने ए डॉट बी निकाल लिया। सही है बेटा, सिंपल। इस तरह ही के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये एक बेसिक्स क्वेश्चन है। तो चलेंगे इसका सोल्यूशन भी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ए क्या लिखा हुआ है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो इसका करें तो ये 4 और 13, ये 13 और 13 और 4 17 आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालें। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जरा देख लेते हैं क्या निकलेगा। वेक्टर बी है, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का किया 16 और 1 का स्क्वायर किया 1। तो ये कुछ बनेगा √26 से जी बेटा। तो अब इस फार्मूले में पुट कर दें ए डॉट बी वेक्टर के। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपने क्या निकाला, √17 मल्टीप्लाई बाय √26 से जी बेटा। और फिर उसके बाद क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, उससे कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था। तो थीटा यहाँ पे आपको क्या दिया 30 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लें। अब आप अगर आपको ये समझ नहीं आता कि क्योंकि अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को इस तरह कर सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 26। सही जी बेटा। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, जैसे कि 17 मल्टीप्लाई बाय 26, क्योंकि एक ही रूट के अंदर है, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या किया, कोस 30 ऐसी का ऐसी रहने दिया। फिर आगे चलते हैं ए डॉट बी। ठीक है जी। आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 70 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 442 आ गया और कोस 30 चल रहा है। अब इसको रहने दें। तो √442 जो है इसका कुछ परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, नहीं निकलता। फिलहाल इसको ऐसे का ऐसे रहने दें। अब मुझे बताएं कोस 30 निकालें अपने कैलकुलेटर के अंदर। कोस 30 क्या निकल के आता है, कोस 30 निकल के आता है √3/2। ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब आपको अगेन यहाँ पे हम चाहें तो इसको यूं कर सकते हैं मजीद सोल्यूशन के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 और डोमिनेटर में जो 2, ये 2 ऐसी कैसी रहा, स्क्वायर रूट के अंदर थे तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 442 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये क्या आ गया आपके पास √1326। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1326। सही जी। तो स्क्वायर रूट लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल के आ रहा, फिलहाल रहने देते। तो भाई 1326, डोमिनेटर में क्या है 2 है। तो भाई ए डॉट बी जो था, क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको कहा गया था, उसकी वैल्यू आपने निकाल ली है। समझ रहे हैं कि कैसे एक चीज का सोल्यूशन होता है समझ गए ना बेटा। अच्छा जी, तो ये भी एक चीज उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से होगी। अब इसका दूसरा फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है जी बेटा। अब दूसरा फार्मूला क्या है, ये जितने फार्मूले, पहला फार्मूला, अब मैं दूसरा फार्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या है जरा देखें, ए डॉट बी से जी। अब ये फार्मूला कब यूज किया जाता है आपको अभी थोड़ी सोल्यूशन में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब ये जो दूसरा फार्मूला है, ये फार्मूला ऐसा होता है कि ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे ए वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है, ए वेक्टर जिस तरह लिखा हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के। ठीक है जी बेटा, इसको 1 1 कह देता हूं और इसके अलावा इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया एक्स आई वाई जे एंड जेड के, और इसको मैं 2 2 एंड 2 कर देता हूं। अब इस चीज को जरा समझें। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन, फार्मूला नंबर 2 के अंदर इनका सोल्यूशन कैसे करते हैं और ये कब यूज करना पड़ता है ये भी बताता हूं। ए डॉट बी सी है जी बेटा। अब ए वेक्टर मिसाल, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। आपको बोल दिया कि ए क्रॉस ए डॉट बी मालूम करके दो, डॉट प्रोडक्ट मालूम करके दो। ठीक है जी। और ये दो एग्जांपल के तौर पे जो वेक्टर ले लेना वो ये ले लेना। तो चले जी, कैसे मालूम करोगे ये जरा देखो। सिंपल, ए वेक्टर क्या दिया गया है 2i प्लस 3j एंड माइनस 2k। फिर इसके बाद में डॉट मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, क्या है ना, बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी वेक्टर क्या लिखा है 3i माइनस 4j प्लस 1k। अब आगे क्या करेंगे, अब डॉट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये i इस i से मल्टीप्लाई कर दें, ये j इस j से मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो k है वो इस k से बस मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, ये आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये एक दूसरा फार्मूला है। सही जी बेटा। अब मसला आएगा कि सर ये फार्मूला कब यूज करना है और ये वाला कब करना है, अभी बताता हूं, इसको पहले सॉल्यूशन करने दें। जरा देखें, ये i से मल्टीप्लाई किया 2 3 6। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये i लिख देंगे। नहीं, i नहीं लिखना। ठीक है ये बेटा, जब इनका प्रोडक्ट करें तो सिर्फ आपने नंबर लिखना है, i नहीं लिखना। इसी तरीके से 3 4 12, तो ये प्लस, आपको पता है ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। 2 1 2 और ये माइनस प्लस माइनस। सही है जी। अब इसका सोल्यूशन कर ले, मजीद कर सकते हैं, तो 6 माइनस 14 हो जाएगा, और ये इसमें से गया तो ये माइनस का 8। तो भाई ए डॉट बी, समझ रहे हैं इस चीज को, ए डॉट बी आपके पास आ गया -18। सही है जी। अब आ जाए असल चीज पे। अभी तक आपके साथ मैंने 2 फार्मूलाज यूज किए डॉट प्रोडक्ट के, वो एक था ये वाला फार्मूला। सही जी।
और दूसरा था ये वाला। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था कि भाई ए डॉट है तो सिंपल दो वेक्टर जो लिखे हैं उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आई से आई, जे से जे और के से के मल्टीप्लाई किया। आई जे के नहीं लिखते जब प्रोडक्ट करते हैं क्योंकि आई टू आई खत्म हो जाता है, वन हो जाता है, तो वो नहीं लिखते। तो सिंपल आई से आई, जे से जे और के से के मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हम दे देंगे। मेन दो ये फॉर्मूलाज पढ़े। अब हम बताते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है। याद रहे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर जब आपको क्या दिया जाए, एंगल दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल दिया गया था, थीटा दिया जाए, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। और जिस क्वेश्चन में आपको थीटा नहीं दिया गया और कहे कि भाई डॉट प्रोडक्ट मालूम करके दो, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। डॉट प्रोडक्ट के बेसिक दो फार्मूले ही हैं, वो फार्मूला एक ये है और एक ये है। एक में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं आई से आई, जे से जे, के से के, और दूसरा है ये मैग्नीट्यूड वाला और जिसके अंदर एंगल भी होता है। और ये बात भी पता चल गई होगी कि ये वाला फार्मूला कब यूज करना है और ये वाला कब करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है डॉट प्रोडक्ट, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आके ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज हमें ये बहुत काम आ रहे होंगे और एमसीक्यूज में भी आते हैं। ठीक है जी बेटा। और स्पेशली ई कैट पॉइंट व्यू से भी इनके कॉन्सेप्ट जरूर आपके पक्के होने चाहिए क्योंकि ये चीज आ रही होती है, स्पेशली डॉट प्रोडक्ट, कोस प्रोडक्ट और इनकी जो कंडीशन होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी। तो अभी से पक्का कर लेंगे तो आगे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे अभी नया पेज लगाता हूँ, आगे उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो डिस्कस करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके साथ डिस्कस करनी है जो आपको काम आएंगी। ठीक है ना। तो उनको करते हैं, एक मिनट रुक जाए, नया पेज लगा लूं। अब एक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको एमसीक्यूज में बहुत काम आने वाली है। वो क्या है ये जरा देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहली बात ये है कि ये होता है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। और दूसरी चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस के साथ आई रिलेट करता है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर जो होता है वो आई जे के की फॉर्म में लिखा होता है। जो आई होता है वो एक्स एक्सिस के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, जो वाई होता है वो हमें जे के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि जे की साइड, और जेड जो होता है वो के की साइड प्रेजेंट कर रहा होता है। आई जे के बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं, सही है ना बेटा। अब थोड़ी एक चीज समझने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी, जो आपको कॉमनली पेपर के अंदर मिल सकते हैं, जो आते भी हैं। वो क्या है जरा देखें। आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये कुछ एमसीक्यूज हैं कि जहां पे आपको पता होना चाहिए आई से आई मल्टीप्लाई करें, लेकिन याद रखें ये डॉट है, अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाए तो वो कुछ और बन जाता है। तो वो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा वहां पे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये याद करें कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि एक दूसरे से सेम मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये वन आ जाते हैं। सही जी, सिंपल। इनको आपने याद कर लेना है क्योंकि ये जो चीज आपके पास एमसीक्यूज में आती है कि आई से आई, जे से जे, के से के मल्टीप्लाई होगा तो वन वन के इक्वल होता है। फिर आते हैं दूसरी चीज, अगर कभी आपको ये आई डॉट जे दे दे, जे डॉट के दे दे या के डॉट आई दे दे, ठीक है ना, रैंडमली कोई भी चीज दे दे, तो फिर क्या आंसर होगा। तो फिर बेटा इसका आंसर जीरो होगा, जीरो होगा और जीरो ही होगा। तो इस चीज को भी आप जरा देख लें। ये जी बेटा ये कुछ एमसीक्यूज थे जो कि आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ डायरेक्ट मैंने बता दिया कभी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब आई आई जे जे के सेम हो तो इनको वन कर देना है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंट नंबर दे दें, यानी कि आई जे के ही दे दे, डिफरेंट में दे दें, तो वो इक्वल टू जीरो होता है। और याद रहे अगर यहाँ पे क्रॉस आ जाए तो क्रॉस के कुछ अलग फार्मूलाज होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये दो चीजें जो थी आपके साथ डिस्कस करना जरूरी थी, जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। आई जे के उम्मीद करता हूं आपको पता होगा क्या होता है। सही है जी, सिंपल हो गई बात। तो यहाँ पे आके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस करना था, वो आपसे कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब हम अपना डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है जरा देखें। जब दो वेक्टर, आपको पता है ना, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी बेटा। अब ये दो वेक्टर एक दूसरे से क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए या ऑर्थोगोनल हो जाए, तो फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन बनती है। वो कंडीशन क्या है जरा देखें। अब जरा देखिए इस कंडीशन का नाम क्या है। जब व्हेन TW टू वेक्टर ऑर्थोगोनल और थीगोनल, व्हेन टू ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर, बात एक ही है, परपेंडिकुलर।
अच्छा जी, अब जरा देखिए क्या चक्कर है इस कंडीशन के अंदर, क्या डिस्कस किया गया है। बेटा इस चीज के अंदर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर का मतलब एक ही होता है। आपको पता होगा परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कि ऐसा एंगल के 90 का एंगल बन रहा हो तो हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझे कि भाई आपको पता है, सबसे पहले एक वेक्टर मिसाल के तौर पे मेरे पास बी है, ठीक है ना, एक बी वेक्टर है और दूसरा मेरे पास ए वेक्टर है, सही जी। अब ये दो वेक्टर जो हैं एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, ठीक है जी। जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो, तो डॉट प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है, कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाता है। इस कंडीशन को याद कर लें, एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकलते हैं, और अभी देखेगा हम ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे। क्या कंडीशन बनती है, कि जब दो वेक्टर जैसे ए एंड बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एक दूसरे से 90 का एंगल बना लें, या ऑर्थोगोनल हो जाए, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये लिखा गया ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर का मतलब एक ही है, कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हो, ठीक है ना। 90 का एंगल मतलब क्या है, 90 का एंगल सिंपल ये चीज है, और इसको मैं अगर यूं करना चाहूं यूं भी है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 का एंगल बनाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाता है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ सकती है, और ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज अभी देखिएगा इस चीज को हमने यूज भी करना होगा अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। तो आंखें बंद करके ये एक स्टेटमेंट है, याद कर लें, जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। से जी आपको क्वेश्चन में ये भी कहा सकता है कि व्हेन टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, या व्हेन टू वेक्टर मेक 90 एंगल टू ईच अदर। तो बात तीनों के अंदर एक ही है, क्योंकि ये जो चीज है आपको ई कैट लेवल तक भी टच कर रही होती है। तो काइंडली इस चीज को समझे, जब भी इतना जोर दे रहा हूं, बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यही चीज आके जाके आपको ई कैट के अंदर मसला करती है। आपको 5 मार्क्स से बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व आ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे एमसीक्यू समझ नहीं आ रहे होते, क्योंकि आपके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े कच्चे होते हैं। तो काइंडली इनके ऊपर वक्त गुजारे। अब तो आपका पेपर भी 40% एमसीक्यूज में आ गया है, जो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डील कर रहा होता है। तो काइंडली इनके ऊपर फोकस करें बच्चों, ठीक है। तो आप ही के लिए स्पेशली इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो जरा देखें, तो यहाँ पे आपको ये एक स्टेटमेंट भी समझ आ गई होगी। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझाता हूँ, ये स्टेटमेंट बनती कैसे है। तो बेटा जरा देखिए, मैंने आपको एक अभी फार्मूला, अब ये एक चीज समझ लिया, डिस्कस कर ली हम लोगों ने, ये आपने याद कर ली। अब थोड़ी सी इसका इंप्रूव दे रहा हूँ, थोड़ा सा अप्रूवल दे रहा हूँ, ताकि ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है ना बेटा। अब जरा देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि ए डॉट बी, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा। सही है जी बेटा, ये एक फार्मूला होता है। तो भाई जब दो वेक्टर यानी कि ए एंड बी वेक्टर एक दूसरे से 90 का एंगल बनाएंगे, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, ऐसा ही है। तो जरा देखिए इसको सोल्व करें, अगर मैं अभी इसको सोल्व नहीं कर रहा, कोस 90 लिखता हूं, ठीक है ना, कोस 90 निकालो। तो अभी अपना कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर में जाके लिखें कोस 90, ठीक है जी। क्या लिखें, कोस 90। कोस 90 निकाला, क्या आ गया, 0 आ गया। नहीं यकीन हो रहा, देख लें, कोस 90 0 होता है, सही है। तो भाई कोस 90 0 हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो भाई ए क्रॉस बी मतलब ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कोस 90 किसके आ गया, 0। आपको पता है 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, 0 से जो भी टकराएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इनसे मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। और यहाँ पे क्या चल रहा था, ए डॉट बी एंड ए डॉट बी। सही जी बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो कि कैसे ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी, कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं या 90 का एंगल बनाते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। वो इस तरीके से होता है, समझ रहे हो कि भाई आपको पता है 90 एंगल बना रहे हैं, तो cos थीटा 90 हो जाएगा, और 90 cos 90 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली a डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यूज करते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, हमें इनको क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर यूज करनी होगी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, लिंक जो कर रहा था हमारे डॉट प्रोडक्ट से, वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब वो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब वो क्या है जरा वो देखते हैं। इसकी हेडिंग डाल देता हूं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायरेक्शन, ठीक है जी, डायरेक्शन, ठीक है जी बेटा। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, कोसाइंस, ठीक है जी। अब ये किस बला का नाम है भाई, ये किस बला का नाम है, अब जरा ये देख लेते हैं, ठीक है जी बेटा। आ जाए, आपको अभी के अभी बताता हूं बेटा। आपने ये चीज तो पढ़ी है ना,
ये अभी अभी हम लोगों ने देखी है, ये और ये, इसको जरा देखें, इसको जरा देखें और इसको देखें। भाई ये मिसाल के तौर पे मेरे पास है y एक्सिस, ये मेरे पास है x एक्सिस, ये है मेरे पास z एक्सिस। सही जी। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है जी, ये एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इस वेक्टर को मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एक r वेक्टर है, ठीक है ना। r वेक्टर से कह रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर भी एक तरीके से बोल सकते हो क्योंकि स्टार्ट ये ओरिजिन से ही हो रहा है, तो इसको मैंने r कह दिया, ठीक है जी। अब ये जो वेक्टर है x एक्सिस से कोई एंगल बनाएगा, ठीक है, और ये जो वेक्टर है z एक्सिस से कोई एंगल बनाए, मतलब y एक्सिस से कोई एंगल बनाएगा, और ये जो वेक्टर है हमारा z एक्सिस से कोई एंगल बनाएगा। जी बिल्कुल बनाएगा। समझ रहे हैं ना इस चीज को, समझ रहे हैं ना इस चीज को, समझ रहे हैं ना इस चीज को कि ये जो एक वेक्टर है आपका x एक्सिस से भी कोई एंगल बना रहा होगा, y एक्सिस से भी कोई एंगल बना रहा होगा, और z एक्सिस से भी एंगल बना रहा होगा। अब इन एंगल को मालूम करने के लिए अब वो कुछ फार्मूलाज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, हलवा हलवा बिल्कुल हलवा। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपका क्वेश्चन भी है, तो वो कैसे निकालते हैं कि जब एक वेक्टर है उसका क्या एंगल बन रहे हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा अब ये समझ लें कि जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम अल्फा कहते हैं, y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसको बीटा कहते हैं, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसको हम बीटा कह रहे होते हैं। तो अल्फा बीटा गामा आपको पता होना चाहिए, एंगल्स क्या होते हैं रिलेटेड टू एक्सिस विद द वेक्टर, ठीक है ना बेटा। तो अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे निकलते हैं अब जरा उसके ऊपर आ जाए, ठीक है जी बेटा। तो इसको डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा आपको एक वेक्टर में दे देता हूं xi प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के, ठीक है जी बेटा। ये मैंने एक वेक्टर दे दिया, जैसा मिसाल के तौर पे ये r लिखा हुआ है ना, ये एक वेक्टर है। अब मैंने कहा इसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाल के दें, ठीक है जी, डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दें। तो वो फार्मूला क्या है जरा देख लें, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के फार्मूलाज, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा से जी बेटा। अब ये है, अब जरा देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो जरा देखिएगा यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल ये काम करना है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, हलवा एक्स वाई एंड जेड। आपको कोस अल्फा यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका कोस अल्फा निकाल रहे हैं, अल्फा नहीं निकाल रहे, कोस निकाल रहे हैं। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस का उधर इन्वर्स कर देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये बेसिक जो फॉर्मूला है इसको याद करें कि क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन निकालने, एंगल नहीं बोला गया आपको, कोसाइंस बोला गया, तो उनके कोसाइन निकालने हैं। तो जरा देखिए क्या फार्मूला है मेन, आपको जो वेक्टर दिया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले आपने निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना इंतहाई आसान है, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन करोगे बहुत ज्यादा आसान है। और उसके बाद उसके फार्मूला आपको बस मेन पता होना चाहिए कि भाई अल्फा यानी कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा उस साइड का एंगल निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, एक्स लिखना होगा। एक्स क्या होता है, आई के साथ जो भी नंबर लिखा हो। मिसाल के तौर पर ये 2i 3j और प्लस z 4k लिखा होता है, ठीक है ना। तो i के साथ क्या लिखा होता है, उस वक्त 2 लिखा होता है, तो वो मैं x की जगह जो i के साथ नंबर लिखूंगा वो लिखूंगा, और r बेसिकली क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो पुट करूंगा। तो उसको थोड़ा सोल्व काटा पीटी करके जो मेरे पास आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से y क्या होगा, जो z के साथ कोई भी नंबर लिखा होगा वो y प्रेजेंट करोगा और वो नंबर लिख दूंगा, और नीचे हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हर तीनों में सेम ही है। और z के लिए यानी कि गामा के लिए z एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है उसको निकालने के लिए जो k के साथ जो नंबर होगा वो z प्रेजेंट करोगा वो लिखूंगा, नीचे डिवाइड में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी निकाल लेंगे। सही जी बेटा, सिंपल है। उम्मीद करता हूं ये चीज कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो है उनका एक क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, और वो क्या चीज होती है कि जो बेसिक एंगल बन रहे होते हैं आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से उस वेक्टर के, उनको निकालने में ये फार्मूलाज मदद करते हैं। तो बेसिक फार्मूला जो थे डिस्कस जो थे आपको पता होने चाहिए, आपको बता दिए हैं। इन डिटेल जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उनके सोल्यूशन करेंगे तो वहां पे आपको बता दूंगा और पता भी चल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे फार्मूलाज कर लें। अब एक सिर्फ लास्ट चीज रह गई है वो डिस्कस करता हूँ और फिर इस लेक्चर को एंड करता हूँ, और फिर हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, नया पेपर लगा लूं और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस चीज को भी जरा देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू वेक्टर इन प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो भाई कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल होता है जब इनके ऑर्डर चेंज करके भी इनको मल्टीप्लाई करो। तो हम डॉट प्रोडक्ट में, तो डॉट प्रोडक्ट है, यकीन है जब हम आगे चलेंगे तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल आएगा। लेकिन फिलहाल हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि इसके सोल्यूशन के लिए स्टेटमेंट हमें याद होना जरूरी है। तो भाई कम्यूटेटिव क्या कहता है कि जब दो वेक्टर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और इनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा सेम आने चाहिए।
और वेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी लगती है और ये सेटिस्फाई होती है। ये क्या होती है? वेरीफाई होती है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट ये क्या करता है? वेरीफाई करता है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें कहता है कि इसमें तीन वेक्टर हमेशा आते हैं कि भाई ए वेक्टर बी एंड सी वेक्टर। दो वेक्टर को सबसे पहले सम किया और तीसरा वेक्टर उससे डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है जी। ये काम कर लूं या तो मैं क्या करूं? इसको मल्टीप्लाई करूं इससे, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को और फिर डॉट प्रोडक्ट को हम सी वेक्टर से करें, है ना भाई। यही होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो यहां पे आके जब डॉट प्रोडक्ट लूंगा ए बी का और डॉट प्रोडक्ट लूंगा सी ए सी का और फिर इनको ऐड करूंगा तो ये एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो यहां पे आके हम लोगों ने अपनी बेसिक डिस्कशन कर ली है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.4 से जितने भी चीजें थी। अब ड्यूरिंग हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे दे मुझे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।